नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस की स्लाइड्स पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, निश्चित ही हमारी टीम के द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो गठित की गई एक समिति है आईपीसीसी, उसके अध्यक्ष के रूप में जिम स्की के लिए जो है वो नियुक्त किया गया है। जिम स्की कौन है? जिम स्की ब्रिटेन के एक नागरिक प्रोफेसर हैं, जिनके लिए इस संबंधित क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के पास उनके पास एक विस्तृत अनुभव है। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक आईपीसीसी में काम में भी योगदान दिया है। वह जलवायु परिवर्तन शमन पर आईपीसीसी की समूह 3 के सह अध्यक्ष थे, और 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग पर आईपीसीसी की मौलिक विशेष रिपोर्ट का सह नेतृत्व भी उनके द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ आईपीसीसी विश्व स्तर पर आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो जलवायु परिवर्तन के भौतिक आधार का आकलन करने और इसे संबोधित करने के लिए शमन और अनुकूलन समाधान के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ साथ अध्यक्ष आईपीसीसी में सबसे प्रतिष्ठित भूमिका है, और अपने अगले मूल्यांकन चक्र पर आईपीसीसी की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने में ब्यूरो का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। तो जिम स्की के लिए आईपीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि ब्रिटेन के एक नागरिक प्रोफेसर हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नासा ने हाल ही में अपने आगंतुकों को सहज और समृद्ध ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस मुख्य वेबसाइट को नया रूप दिया है? तो नासा ने अपने ग्राहकों के लिए नासा प्लस नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। नासा प्लस नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, और ये वेबसाइट जो उसके उपयोगकर्ता हैं, जो नासा पर चीज़ों की खोजबीन करना चाहते हैं, उनके लिए एक विस्तृत और विशाल अनुभव प्रदान करेगी। अगर हम बात करते हैं नासा प्लस, तो ब्रह्मांड के आश्चर्यों की खोज के लिए समर्पित ये एक बिल्कुल नई श्रृंखला को भी पेश करेगी। इसके साथ साथ उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और प्लेटफॉर्म की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नासा ने नासा प्लस के साथ एक बीटा वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके साथ साथ बीटा वेबसाइट को beta.nasa.government पर एक्सेस किया सकता है, और उपयोगकर्ताओं को अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि नासा इस इनपुट का उपयोग निरंतर सुधार करने के लिए करेगा। यानी कि नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई नई साइट का नाम क्या है? नासा प्लस है, जो कि नासा से संबंधित खोजों, अंतरिक्ष से संबंधित उपयोगकर्ताओं की जानकारियों को जो है समृद्ध करने में उनकी मदद करेगी। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, जिसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके नए सीएमडी या अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके नए सीएमडी शिवेंद्र नाथ के लिए जो है चुना गया है। शिवेंद्र नाथ कौन है? शिवेंद्र नाथ प्रारंभ में यानी कि पूर्व में बीएसएनएल के महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो नाथ भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है, और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी पैनल के द्वारा सीएमडी पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई। वह अपनी नई भूमिका में मुख्य कार्यकारी होंगे और बोर्ड और निदेशकों के अधीन काम करेंगे। वह संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के सुचारू कामकाज के लिए भी जिम्मेदार होंगे। इसके साथ साथ सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने सीएमडी पद के लिए उनकी नियुक्ति का समर्थन भी किया है। तो इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष होने वाले हैं वो कौन है? शिवेंद्र नाथ जी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो है वो बनने वाले हैं। अगली स्लाइड। अभी हाल ही में नेक क्या है? यूजीसी के द्वारा नामित या कहें कि एक सरकारी संस्था है, जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित रैंकिंग प्रदान करने का काम करती है। तो अभी हाल ही में नेक के द्वारा अपना नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेक की फुल फॉर्म है। तो नेक के जो नए निदेशक हैं वो कौन है? प्रोफेसर गणेशन कन्ना वीरन। प्रोफेसर गणेशन कन्ना वीरन कौन है?
इस नैक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर गणेशन कन्नावीरन की बात करते हैं तो उनके पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT यानी कि तिरुचिरापल्ली में और सूचना प्रणाली के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अनुसंधान और परामर्श के डीन और NIT तिरुचि और NIT पुडुचेरी में भी प्रभारी निदेशक सहित विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। वह 2018 से 2023 तक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। नैक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही कहा क्या है, ये एक सरकारी संगठन है जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। निदेशक SC शर्मा है। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक यानी कि भारत में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस सरकार के द्वारा हाल ही में उद्योग रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत करने वाला जो नया पुरस्कार है उद्योग रत्न, और इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्योग रत्न पुरस्कार को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, या कहें कि उनके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और ये पहला पुरस्कार जो है वो रतन टाटा के लिए दिया जाएगा। रतन टाटा इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है तो उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है, जो कि टाटा सन्स के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, टाटा कंपनी के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, एक धर्मार्थ ट्रस्टों के मालिक भी रहे हैं। इसके साथ साथ वो एक परोपकारी के रूप में भी याद किए जाते हैं। अगर बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की तो उन्होंने उद्योग रत्न पुरस्कार देने का जो फैसला किया है वो रतन टाटा को किया है। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष से उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। ठीक है, रतन नरबल टाटा की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक भारतीय उद्योगपति के रूप में या परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जो जाने जाते हैं। वह 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वो टाटा समूह के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे हैं। वह इसके धर्मार्थ ट्रस्टों के भी प्रमुख बने रहे। 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। 2000 में उनके लिए तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है, यानी कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों को प्राप्त भी रतन टाटा पहले ही कर चुके हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार के 41वें जो प्राप्तकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं तिलक पुरस्कार के बारे में। तो ये लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 1983 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर देश की प्रगति और विकास के लिए काम करते हुए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाले पुरुषों के लिए या व्यक्तियों के लिए दिए जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वो इस समय पुणे के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी को देश की प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने सम्मानित किया। PM मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 41वें प्राप्तकर्ता बने हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है IB के सचिव अपूर्व चंद्रा को दूरसंचार विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है तो दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार जो है वो अपूर्व चंद्रा के द्वारा संभाला गया है। अब अपूर्व चंद्रा के बारे में बात करते हैं तो ये दूरसंचार विभाग के सचिव के राजा रमन ने अपने पदभार को छोड़ दिया है और उसकी जगह उनके पदभार को संभालेंगे सक्षम प्राधिकारी ने नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक ये अगले आदेश तक चंद्रा को दूरसंचार विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग की यदि हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव है
उप मंत्री की यदि हम बात करते हैं तो देबू सिंह चौहान संचार मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। मूल विभाग यदि बात करते हैं तो ये कौन सा है, संचार मंत्रालय है। ठीक है, यानी कि डीओटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तथा तंत्र स्थापित करने के लिए किस सरकारी विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है, C.DOT के द्वारा किया गया है। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में नीति अनुसंधान, नियामक अध्ययन और आगामी प्रौद्योगिकियों के ज्ञान प्रसार में नए क्षितिज को खोलेगा। इसका कार्य विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों की ऊर्जा को मिलाकर भारत में प्रौद्योगिकी संचालित विकास को सक्षम करना है। MOU ने दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सहयोग का एक तंत्र स्थापित करने के साथ साथ सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों ट्राई, CSR और C.DOT को एक साथ ला दिया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पाक और चीन ने यानी कि पाकिस्तान और चीन ने CPC के तहत सहयोग में तेजी लाने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान और चीन ने एक नए मॉडल के तहत 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की किस परियोजना के दूसरे चरण को शुरू करने में मदद के लिए 6 प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो CPEC पर ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो पाक और चाइना के बीच में किए गए हैं। पाकिस्तान और चीन ने एक नए मॉडल के तहत 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC परियोजना के दूसरे चरण को शुरू करने में मदद के लिए 6 प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग CPEC के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हस्ताक्षर समारोह के गवाह बने। CPEC जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है। दोनों पक्षों ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से औद्योगिक श्रमिक विनिमय कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और राजनीतिक ML1 रेल उन्नयन परियोजना को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। क्योंकि CPEC का विरोध भारत के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना के साथ भारत के जो आंतरिक संबंध है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है और इस आर्थिक गलियारे के विकसित होने से चाइना की जो पहुंच है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सीधे सीधे हो जाएगी, यानी कि चाइना की जो रेल सेवा है वो यहाँ तक आ सकती है। इसके साथ साथ जो बंदरगाह है उनका भी निर्माण इस योजना के तहत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के हित को जो है प्रभावित, चाइना के हित को लिए फायदेमंद सौदा है, जबकि भारत के हितों को प्रभावित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण सौदा है जिसका भारत विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला है और जल्दी ही पाकिस्तान में नए चुनाव आयोजित होने वाले हैं। अगली स्लाइड, किस इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कंपनी ने 1600 करोड़ की लागत से एक नए मोबाइल घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं फॉक्सकॉन के द्वारा और फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 1600 करोड़ की लागत की एक नई मोबाइल घटक जो है विनिर्माण इकाई को स्थापित करने की बात की है। इसके लिए कांचीपुरम जिले के श्री पेरम्बदूर में फॉक्सकॉन की मौजूदा इकाई है उसके पास एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो वर्तमान में एप्पल के आईफोन को असेंबल करती है। यह तमिलनाडु में एम के स्टालिन की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। फॉक्सकॉन की स्थापना 20 फरवरी 1974 को की गई। संस्थापक टेरी गो है। मुख्यालय तुचेंग जिला न्यू ताइपे ताइवान में है। अध्यक्ष यंग लिू है इसके। तो ये जो निर्माण होगा यानी फॉक्सकॉन अपनी नई फैक्ट्री लगाने वाला है वो कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये थे आज के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी, आपकी वीडियो पसंद आएगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।